हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ। चलो जल्दी से ऑनलाइन हो जाओ। कितनी देर है आप लोगों को? वर्धा सब लोग ऑनलाइन क्यों नहीं हुए अभी तक? ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से ऑनलाइन हो। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ जी, अरुषा, वर्धा, एमन, सिद्रा, ग्रुप में इन्फॉर्म करो। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें ना। अब देखो ना 12:10 हो गए। चलो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ये देख लो एक दफ़ा कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन आपने प्री ऑप में कैसे करनी है। अगर आवाज़ नहीं आती सिद्रा मुझे इन्फॉर्म करो।
वीडियो की आवाज नहीं आ रही? अरुषा, आपको आ रही है आवाज वीडियो की? अगर वीडियो की आवाज नहीं आ रही फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। Subtitles in अच्छा, मैं एक दफा रिफ्रेश करती हूँ, रुको जरा। अब आ रही है, देखो। अब आ रही है आवाज? नजफ नहीं आ रही बिल्कुल भी? अब आ रही है आवाज? अच्छा चलो, फिर मैं इसको एंड कर रही हूँ। अगर आवाज नहीं आ रही तो फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा जो चल रहा था हम उसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सिद्रा, मैं कर देती हूँ।
ये प्री ऑपरेटिव के भी हैं और इन्फेक्शन प्रिवेंशन का भी है, ठीक है। इसमें जो आप अभी एक स्लाइड देख रहे थे ना जिसमें ओटी का था, आप लोग ओटी की देख रहे थे कि ओटी में किस तरीके से पेशेंट जो है उसको कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इससे रिलेटेड भी, ठीक है। हाँ जी, अब हमारा जो अभी हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? एविडेंस जो है, एविडेंस ये जैसे वो एक डायलॉग बना हुआ है ना, पास्ट तजर्बे से साबित हुआ। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि वो अपनी तरफ से वो डायलॉग होता है कि वो ये एक एविडेंस बेस्ड आंसर है या ये एक प्रूफ है या एक एविडेंस है कि भाई काम किए गए, तजर्बात किए गए, रिसर्चेस की गई और फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसके रिजल्ट्स में ये चीज़ निकली है कि ये काम इस तरह से करेंगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा और ये प्रैक्टिस हम इस तरीके से करेंगे तो इस प्रैक्टिस के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, तो इसीलिए इसको एविडेंस बेस्ड बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि गोल इज़ टू अचीव कॉस्ट इफेक्टिव। हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस काम करने का मकसद क्या होता है कि भाई इसके एविडेंस हमारे पास हैं, इसने इसको जब इस तरीके से प्रोसीजर को किया गया तो इन्फेक्शन भी कम हुआ, इस तरीके से किया गया तो कॉस्ट इफेक्टिव रहा, यानी कि कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगी, कॉस्ट बेनिफिट रहा, यानी कि पैसे तो लगे लेकिन उसका बेनिफिट भी रहा और क्वालिटी, हाई क्वालिटी पेशेंट केयर भी हुई बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इंक्वायरीज, ठीक है। दूसरा क्या है, नर्सिस नीड्स टू अंडरस्टैंड रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व। नर्सिस को जो है इसके अंदर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है रिसर्च प्रोसेस को जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नर्सिंग केयर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ओपिनियन। नर्सिंग केयर जो वो ओपिनियंस के बेस पे नहीं होनी चाहिए, पास्ट प्रैक्टिसेस के बेस पे नहीं होनी चाहिए, बट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च की रिजल्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। और जैसे कि ड्रेसिंग करने की, पेशेंट की ड्रेसिंग की बात हो रही है या पेशेंट को साइड चेंज करवाने की बात हो रही है, आप ये सारी चीज़ें किस तरह से आती हैं कि भाई जब काम किया हुआ है तो पता है कि अगर इस काम को इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, इस प्रैक्टिस को, तो उसके रिजल्ट्स, उसके आउटकम्स अच्छे होंगे और पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा।
इसके अलावा क्लिनिकल जर्नल्स को इसके अंदर क्लिनिकल जर्नल्स आ जाते हैं। क्लिनिकल जर्नल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली आप रिसर्चेज वगैरह करते हो, उन रिसर्चेज के बेस पे जो है वो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, और वो जो रिसर्च होती है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, उनको पब्लिश करवाया जाता है जर्नल्स में। तो क्लिनिकल जर्नल्स इसके अंदर इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। प्रैक्टिकल गाइडलाइंस इसके अंदर आ जाती हैं, और नर्सिंग रिसर्चेज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज क्या है, कंज्यूमर टुडेज आर मोर कंप्यूटर सावी हो गया हुआ है रिगार्डिंग हेल्थ केयर, यानी कि इंसान जो है वो फुली कंप्यूटर डिपेंडेंट हो चुका हुआ है, और खुद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, हर एक चीज़ के लिए कंप्यूटर पे डालता है और वो वहाँ से अपने आंसर्स ले लेता है। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट से ली जाती है, हालांकि कोई भी वहाँ पे अपलोड कर सकता है, कोई भी उसके इसी तरह मोर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे होती है, कोई भी अपलोड कर देता है, वो रॉ मटेरियल होता है और अथेंटिक भी नहीं होती चीज़ें, और वो एक दूसरे के साथ शेयर कर दी जाती हैं, बिलीव कर लिया जाता है उन पे। कंज्यूमर कुड पॉसिबली बी मोर इन्फॉर्म्ड देन हेल्थ केयर वर्कर, जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादा इसके साथ जो हेल्थ केयर, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन एरा चल रहा है, कि जो हेल्थ केयर लेने वाले लोग हैं ना, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, और वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं अपनी बीमारियों के बारे में, अपने मसले मसाइल के बारे में, एज़ कम्पेयर टू हेल्थ केयर वर्कर्स। अब जैसे एक नर्स है ना, उसको पता है कि टेम्परेचर लेना है, इसका ये तरीका, बस। इससे ज़्यादा रीजंस क्या है, या फिर मेडिसिन एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, इसके रीज़न क्या है, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, प्रोसीजर क्या, इस चीज़ पे तवज्जो नहीं, बस लकीर के फ़कीर लग के कुछ हमारी नर्सेज जो हैं वो सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देती हैं, ज़्यादा मेन चीज़ों पे नहीं जाती, अपने इन्फॉर्मेशन को वास्ट नहीं करती, अपने नॉलेज को वास्ट नहीं करती। उसके रिजल्ट क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उस हेल्थ केयर के लिए आए होते हैं उसको अचीव करने, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, उनको ज़्यादा पता होता है, और वो फिर उसको ज़्यादा अवेल करते हैं। तो इसमें फिर इन सारी चीज़ों से गुजरता कौन है, बेसिकली वो लोग फिर इसमें इसमें सफ़र कौन करती हैं, वो नर्सेज, जिनके पास नॉलेज कम है, और लोग आके उनके ऊपर वर्कर, वो अटेंडेंट वगैरह, पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह क्वेश्चनिंग कर करके चढ़ाइयाँ कर देते हैं, और फिर वही लोग बाहर जाके ये मशहूरियाँ करते हैं कि नर्सेज को तो कुछ आता ही नहीं, नर्सेज को तो किसी बात का पता ही नहीं है, ठीक है। जॉइंट कमीशन 2014, ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स हैव टू बी EMR, ठीक है। तो जॉइंट कमीशन ने इस तमाम रिकॉर्ड्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड के ऊपर डाल दिया था। जेनेटिक्स क्या है, मैनी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं फील्ड ऑफ जेनेटिक रिसर्च के अंदर, जैसे कि जीन्स वगैरह देखी जाती है, जीनोटाइप देखा जाता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्टेम सेल्स पे काम हुआ, ह्यूमन जीनोम पे काम हुआ, प्रोजेक्ट्स पे, क्लोनिंग पे काम हुआ, ह्यूमन जीन देखी गई, फिर उसको मल्टीप्लाई किया गया, उससे फर्दर लोग बनाने की, इंसान बनाने की कोशिश की गई, क्लोनिंग की गई, एक इंसान का सेम डुप्लीकेट दूसरा इंसान बनाने की कोशिश की, उसका क्लोन बनाया गया, लीगल और एथिकल इश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व हुए जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि रिसर्च वो टेस्ट किए गए, और कोई जो मेडिकल रिसर्चेज हैं, लैब रिसर्चेज हैं, या लैब रिजल्ट्स हैं, या लैब के जो इश्यूज हैं, उसके अंदर क्या है कि वो आ जाती है, क्या कहना चाह रही थी मैं, कि क्वालिटेटिव भी होता है लैब के रिजल्ट्स, और क्वांटिटेटिव भी होते हैं, ठीक है। और कितना कितना वायरस लोड आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, किस किस क्वालिटी का आ रहा है, ये चीज़ें भी उसके अंदर देखी जाती हैं। जेनेटिक्स में ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, प्लस उसके स्टेम सेल्स देखे जाते हैं कि भाई किस शेप का है, किस तरह का है, ये यहाँ पे लैब की और माइक्रो की बात आ जाती है। और इसमें ये देखा जाता है कि जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है वो किस शेप का है। शेप से हम बहुत सारे
बैक्टीरिया का अंदाज़ा लगाते हैं, हमें पता होता है कि अच्छा ये इसकी शेप है, ये इसका है, वायरस है उसकी शेप देखते हैं। फिर हमें कैसे, अब आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना का हमें कैसे पता लगता है, जब हम उसके जीन में गए तो हमें पता लगा कि जो पहले वाला था उसकी शेप ये थी, जो अभी कोरोना रीइंट्रोड्यूस हुआ उसने अपनी शक्ल बदल ली है और वो और उसने अपने और स्ट्रेन निकाल लिए हैं और वो अपने आप को वो म्यूटेट करना शुरू हो गया, उसकी म्यूटेशन होना शुरू हो गई है। ये हमें जीनोटाइप से पता लगता है, हमें उसकी जीन से पता लगता है। अब इस सारी चीज़ में अब क्लोन जो बनाते हैं, क्लोन्स वाले क्लोन आपको पता है कि एक बंदे का सेम टू सेम डुप्लीकेट, फिजिकल डुप्लीकेट बना देते हैं, जो कि अपीयरेंस उसकी जैसी होती है, बॉडी उसकी जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर ना वो फीलिंग्स डाल सकते हैं, ना वो सोच और सेंस डाल सकते हैं। फिर वो ज़्यादातर लोग ख़राब ही, गलत ही निकलते हैं। क्लोनिंग बेसिकली इस तरह से होती है। आपको क्लोन्स का पता है कि क्लोन बनाए गए हों, इस तरह की मूवीज़ भी हैं काफ़ी सारी। रोबोट नहीं, मैं क्लोन्स की बात कर रही हूँ। किसी को याद है? फोर्थ ईयर के साथ ये आना शुरू हो गई। अच्छा, अब ये क्लोन्स है, मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ क्लोन्स का। ये क्लोन्स की वीडियो है, किस तरीके से क्लोन्स बनाए जाते हैं। सेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके अंदर प्लाज्मिड होता है, आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल से वो लिया जाता है, ठीक है। आवाज आ रही है? डीएनए जो फ्रेगमेंट है उसको क्लोन किया गया। हर एक कप डिफरेंट हो गया है, जैसे ये ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, हर एक का डिफरेंट आ गया डीएनए फ्रेगमेंट।
वीडियो की नहीं आ रही, उसके सबटाइटल हैं। मैंने आपको ये सिर्फ दिखाया कि भाई आपको वीडियो पता लग जाए कि किस तरह से बनता है। ठीक है, समझ आई आप लोगों को कि किस तरीके से जो है क्लोन्स बनाए जाते हैं, क्लोन्स किस तरह से बनते हैं। ये क्लोनिंग का था जिसमें डीएनए के क्लोन बनाए गए थे और एक जैसे जो है वो प्लाज्मिड बना के डीएनए सेम टू सेम जनरेट किए गए। ये बेसिकली उस पे था। ठीक है, लीगल और एथिकल इश्यूज इसके अंदर किस तरह से आएंगे। अगर किसी की जीन को या अगर किसी का क्लोन बनाने की कोशिश की जा रही है तो उससे परमिशन ली जाएगी, उससे रॉयल्टी ली जाएगी, उसको दी जाएगी, प्लस उससे ये पूछा जाएगा कि क्या वो अलाउ करता है या नहीं। इसमें लीगल इश्यूज कैसे आएंगे कि अगर किसी का जैसे कि सपोज किसी वजीर आजम का या किसी का क्लोन बना दिया जाए सेम टू सेम उसकी शक्ल का और बना के तो उसको यूज़ करवाया जाए कहीं भी, डुप्लीकेट्स बेसिकली क्लोन का मतलब है कि किसी चीज़ का डुप्लीकेट बना देना। तो डुप्लीकेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंसानों के भी हो सकते हैं, जानवरों के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं जो डुप्लीकेट्स बनते हैं वो क्या करते हैं, उनका नुकसान ही ज़्यादातर होता है क्योंकि उनमें इंसानों वाली सेंस नहीं होती। ठीक है, तो वो फिर ज़्यादातर नुकसानदेह ही होते हैं। अच्छा, ये जेनेटिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ द हेल्थ में क्या है, हेल्थ केयर हैज बिकम अ लीगल ग्लोबल इशू है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ में क्या है, हेल्थ केयर को का एक हैज बिकम अ ग्लोबल इशू। ठीक है, पीपल आर मोबाइल हो गए हुए हैं, डिजीज कैन ट्रैवल, यानी कि लोगों ने अब एक शहर से दूसरे शहर में और ग्लोबली इसका इशू इसलिए आ रहा है कि लोगों ने ट्रैवल करना और यहाँ वहाँ जाना शुरू कर दिया और लोग अब बहुत ज़्यादा जाते हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। अब देखो पहले जैसे जिसकी एक एग्जांपल मैं इजी एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे पहले पाकिस्तान के अंदर एड्स का हेपेटाइटिस का नाम बहुत रेयर था। एड्स जो है वो जब हम जब पैदा हुए थे हम तब से सुन रहे हैं कि एड्स कोई बीमारी है, लेकिन कहते साथ ये सुनने में आता था शुक्र है पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। लेकिन अब क्या हुआ कि जब लोगों ने जब ट्रैवलिंग आम होगी, लोगों ने यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से एड्स भी आम हो गई। आम किस सेंस में होगी कि लोग बीमारियों को भी ट्रैवल करवाना शुरू हो गए, बीमारियाँ दूसरे शहरों से पकड़ पकड़ के यहाँ पे लाना शुरू हो गई, जैसे कि हमारे पास रिसेंटली कोरोना आया। ठीक है, तो ट्रैवल की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई क्योंकि पीपल आर मोबाइल, डिजीज़ कैन ट्रैवल, अब डिजीज़ भी ट्रैवल करना शुरू हो गई हैं। ये बीमारी कहाँ से आई, ये चाइना से आई, ये बीमारी कहाँ से आई है, अमेरिका से आई है, ये बीमारी कहाँ से आई है, ये साउथ अफ्रीका से आई है, जैसे कि कोंगो वायरस आया था। इस तरह से नर्सिस नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज पर्टेनिंग टू ग्लोबल हेल्थ। नर्सिस को चाहिए कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करे किन से इश्यूज से रिलेटेड जो कि क्या करती हैं ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड जो कि इन्वॉल्वमेंट में आती हैं।
लीगल इश्यूज नर्सिंग में क्या है? डू नॉट रिससिटेट, जैसे कि लीगल इश्यूज नर्सिंग में आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया DNR कॉन्फिडेंशियलिटी लीगल इशू है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लीगल इशू है, हमने अभी रिसेंटली ये चीज़ें देखी हैं। नेग्लिजेंस लीगल इशू है, मेल प्रैक्टिस लीगल है, असॉल्ट और बैटरी लीगल है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है ये लीगल इशू है। डू नॉट रिससिटेट यानी कि DNR क्या है? DNR है डू नॉट रिससिटेट, आपने रिससिटेट नहीं करना। इसमें क्या है? ऑल्सो नोन एज नो कोड और अलाउड नेचुरल डेथ, ठीक है। यानी कि पेशेंट को डू नॉट रिससिटेट में क्या है? ऑल्सो नोन एज नो कोड, यानी कि पेशेंट के ऊपर कोई भी कोड इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि कोड ब्लू वगैरह इस तरह का कोई भी कोड नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है और अलाउ नेचुरल डेथ, उसको नेचुरली उसको डाई होने का अलाउ किया जाए। नेचुरली डाई होने का अलाउ करने का मतलब क्या है कि अगर हॉस्पिटल में है तो रिससिटेट करने की, ET डालने की और चेस्ट कंप्रेशन ये वो चीज़ें देने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? इज अ लीगल ऑर्डर, ये एक लीगल ऑर्डर होता है, रिटर्न में होता है, आइदर इन द हॉस्पिटल और इन अ लीगल फॉर्म टू विदहोल्ड, ठीक है। ये एक लीगल ऑर्डर होता है, ये रिटर्न फॉर्म में होता है और हॉस्पिटल में भी हो सकता है और लीगल फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि विदहोल्ड कराता है किस चीज़ को? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को यानी कि CPR को, और एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट को यानी कि ACLS को, BLS को, CPR को और ACLS को ये स्टॉप करवा देता है, कोई रिटर्न में भी ला सकता है, ठीक है। इट इज़ द पेशेंट और फैमिली चॉइस, ये पेशेंट की या फैमिली की चॉइस होती है वेदर टू साइन इट, कि वो साइन करना चाहें और नॉट, अगर वो ना करना चाहें तो वो ना करें। कभी भी पेशेंट को इंक्यूबेट करना हो या पेशेंट को ETT वगैरह पास करनी है या रिससिटेट करना है तो उसकी हाई रिस्क कंसेंट और इसके अलावा उसकी CPR की रिससिटेशन की कंसेंट ली जाती है। फिर इसके अलावा क्या है? इन केस ऑफ DNR, अगर पेशेंट DNR है, ऑर्डर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज नॉट अलाउड टू डू CPR, उनको फिर CPR करने की हेल्थ केयर टीम को इजाज़त नहीं होती। इट समटाइम्स इवोक एन एथिकल डायलेमा, बाज़ ये एक एथिकल डायलेमा जो है वो क्रिएट कर देता है, एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी फेस्ड, जिसकी वजह से लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो पेशेंट जो है वो फेस करता है, ठीक है, क्रिएट हो सकते हैं। अब पहले हमने DNR देखा है, अब हम देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। द लॉ रिक्वायर्स टू कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट कॉन्फिडेंशियल। लॉ क्या चाहता है? लॉ ये कहता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट जो है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। दिस इज एन एथिकल इशू, ये एक एथिकल इशू है, अनटिल पेशेंट टेल्स यू समथिंग दैट इज हार्मफुल टू द पेशेंट एंड अदर्स, ठीक है। उस वक्त तक until the patient tell you something, this is ethical issue, ये एक confidentiality एक ethical issue है। अगर पेशेंट आपको कहता है, कोई भी ऐसी चीज़ बताता है जो कि हार्मफुल हो सकती है पेशेंट के लिए और दूसरों के लिए, तो आपको उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में रखने की बहुत ज़रूरत है। इट हैज़ टू बिल्ड ट्रस्ट विद द पेशेंट, और ये पेशेंट के दरमियान में ट्रस्ट पैदा करती है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, लेकिन ये मुश्किल होता है मेंटेन करना इन टुडेज़ हेल्थ केयर सिस्टम। लेकिन आजकल जो दुनिया चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, उसमें इस चीज़ को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों नहीं है? क्यों मुश्किल है? क्योंकि लोगों को आजकल इस चीज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया कि हमें किसी के राज को राज रखना है, हमें किसी के सीक्रेट को मेंटेन करना है, ये इन चीज़ों पे लोगों का कोई ध्यान नहीं रह गया। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर गेटिंग परमिशन बिफोर कंडक्टिंग अ हेल्थ केयर इंटरवेंशन। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होती है? किसी भी काम को करने से पहले उसकी परमिशन लेना। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर गेटिंग परमिशन, के काम करने से पहले परमिशन ली जाए बिफोर कंडक्टिंग अ हेल्थ केयर इंटरवेंशन, किसी भी किस्म की हेल्थ केयर इंटरवेंशन करने से पहले ऑन अ पर्सन, और फॉर डिस्क्लोजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पहले। इट इज़ एन इशू टू टॉक अपॉन एज पेशेंट, ठीक है। ये एक इशू है कि पेशेंट से बात की जाए। एज पेशेंट डू नॉट हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ये क्या है? ये एक इशू है कि पेशेंट से इसके बारे में पहले बात की जाए। अगर पेशेंट से इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं की गई, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, एंड द कंसेंट प्रोसीजर इज नॉट एफिशिएंटली फॉलोड, और अगर जो कंसेंट प्रोसीजर है उसको भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट है, बहुत ज़्यादा बातें या डिस्कशंस हैं और की जाती हैं। नेग्लिजेंस क्या है? Negligence occurs when a person fails to perform according to the set standards. Negligence क्या है? जब कोई पेशेंट जो है वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता, वो फेल करता है, वो नेग्लिजेंस है। कॉमन एरर्स क्या है? कॉमन एरर्स that can lead to negligence are wrong identification of the patient.
कॉमन एरर्स में आ जाते हैं कि नेग्लिजेंस है, कॉमन एरर जो है वो लीड करते हैं नेग्लिजेंस को, और जो कि क्या है नेग्लिजेंस, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेग्लिजेंस में रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट भी हो सकता है, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर एंटीसेप्टिक टेक्निक्स भी आ सकता है, वाइल परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स और सर्जिकल एरर्स भी आ सकते हैं। तो जब आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो वो बड़ी होके फिर लापरवाही में और नेग्लिजेंस में कन्वर्ट होती हैं, और वो फिर बड़ी गलतियां, बड़ी मिस्टेक्स करवाती हैं। It is the responsibility of nurse to ensure that no negligence will occur in care of patient. ये चीज़ों को मेक श्योर करना नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योर करना कि किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस है वो अकर नहीं होगी और पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाएगी। कॉमन एरर्स कैन लीड टू नेग्लिजेंस। कॉमन एरर में क्या क्या आ जाता है? सर्जिकल एरर्स में क्या है? लिटिगेशन टू डक्ट्स, ठीक है, लिटिगेशन में नहीं सॉरी लाइगेशन ऑफ डक्ट्स क्या है? सर्जिकल एरर में क्या आ गया कि जो डक्ट्स हैं जैसे कि उसकी है पोर्टल डक्ट है और जो किडनी की जो डक्ट है उनको आपस में टाई कर दिया गया, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपस में किडनी की और उसकी जैसे कि यूरेटर्स वगैरह हैं इनको आपस में टाई कर दिया तो ब्लड फ्लो रुक गया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए। इसके अलावा अब एक बंदा है जब वो निगलेक्ट करेगा तो वो क्या क्या मिस्टेक्स करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जिकल एरर्स आ गए, सेकंड पे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट्स। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट्स में जब लापरवाही की, नेग्लिजेंस की, जो गाउन्स हैं, स्पंज वगैरह हैं उन्हें काउंट नहीं किया सर्जरी की क्लोजिंग पे। आप लोगों को याद है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जब सर्जरी होती है तो उसकी क्लोजिंग पे गाउन्स वगैरह को काउंट किया जाता है, उसको सॉरी गाउन कह रही हूँ बार बार, गॉज को, और जो सीजर्स हैं, नाइफ्स हैं, नीडल्स हैं उनको काउंट किया जाता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट को काउंट करते हैं कि कहीं एब्डोमेन में ना रह जाए, एब्डोमिनल कैविटी में। तो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थर्ड पे आ जाता है पैरालाइज फ्रॉम द स्प्लिंट्स। अगर स्प्लिंट बहुत ज़्यादा देर बांधी रखा और एक ही जगह पे रहा तो उसकी वजह से पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा हैं, नर्व डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद है रॉन्ग पेशेंट। आइडेंटिफिकेशन में रॉन्ग पेशेंट आ जाता है कि रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग साइड, ठीक है। तो रॉन्ग पेशेंट जो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स है उसका पार्ट है, उसमें आ जाता है कि आपने पेशेंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, गलत पेशेंट नहीं लेना, गलत पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करना। रॉन्ग साइड, प्रोसीजर कोई और था लेकिन गलत प्रोसीजर किया और गलत साइड से स्टार्ट किया, गलत साइड ली और गलत साइड पे किया। साइड एक अलग चीज़ है, साइट एक अलग चीज़ है, यानी कि लेफ्ट साइड की आर्म पे करना था लेकिन लेग पे कर दिया, लेफ्ट साइड की फिंगर पे करना था लेकिन उसकी रिस्ट पे कर दिया, इस तरह से। फिर उसके बाद आता है टाइट प्लास्टर। अगर पेशेंट को प्लास्टर जो है वो जो पीओपी लगाते हैं, पीओपी कास्ट लगाते हैं, अगर वो नेग्लिजेंस का पार्ट है कि अगर किसी ने जल्दी में बस उसको लपेटने की और तवज्जो नहीं दी तो उसकी वजह से प्लास्टर जो है वो क्या हो सकता है कि उसकी वजह से पेशेंट की टांग पे पेशेंट जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है कि उसका पाँव जो है वो कितना रेड हुआ हुआ है। प्लास्टर जो होता है ना बेसिकली वो गीला गीला लगाते हैं। कभी पीओपी लगते देखे आप लोगों ने रिकवरी में, उधर सर्जरी में, ओटी में? तो इसमें होता ये है कि जिप्सोना जो है उसको गीला करके हम लगाते हैं, पहले कॉटन रखते हैं, कॉटन के ऊपर जिप्सोना लपेटा जाता है और उसके ऊपर ये वो लगाई जाती है, मतलब इसकी जो भी कास्ट वगैरह होती है वो लगाते हैं और उसके बाद उसको पानी से गीला कर करके उसको अच्छी तरह कर देते हैं। लेकिन उसमें एक दो फिंगर्स डाल के और लूज रख के वो लगाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें पीओपी ने ड्राई होना होता है उसमें टाइट होना होता है, और जैसे जैसे टाइट होता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन को भी स्टॉप कर सकता है, नर्व एंडिंग को भी डैमेज कर सकता है। तो इतनी स्पेस रखी जाती है कि वो टाइटली होल्ड तो कर ले बोन को लेकिन वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंटरफेयर ना करे। एनेस्थीसिया मिसहैप्स, ठीक है, एनेस्थीसिया मिसहैप्स होने के चांसेस नेग्लिजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे? एनेस्थेटिक मिसहैप्स, यानी कि गलत मेडिसिन लगा दी, गलत चीज़ दे दी, एनेस्थीसिया ओवरलोड हो गया, फ्यूम चेंज हुआ था, गलत गैस डली हुई थी, ठीक है, इस तरह के आते हैं। ट्रांसफ्यूजन मिस्टेक्स आती हैं कि ब्लड था किसी और का, कंपैटिबिलिटी किसी और के साथ थी लेकिन लग किसी और को गया, ब्लड लगाना किसी और को था, क्रॉस मैच नहीं हुआ था, बगैर क्रॉस मैच के लगा दिया, ठीक है। रिमूवल ऑफ रॉन्ग ऑर्गन्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि गलत ऑर्गन रिमूव कर दिया, निकालने किडनी थी, निकाल उसका पैंक्रियाज दिया, ठीक है, इस तरह के इश्यूज हैं। राइट किडनी निकालनी थी, लेफ्ट निकाल दी, और इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। रॉन्ग डिजिट निकालनी, काटनी थी उंगली
हाथों की हो या पाँव की हो निकालनी, फर्स्ट फिंगर निकालनी थी रिंग फिंगर, लेकिन निकाल पॉइंटर दी यानी कि फर्स्ट फिंगर, और मिडिल फिंगर रिमूव करनी थी गैंग्रीन की वजह से, वो जो ब्लैक ब्लैक है वो गैंग्रीन शो हो रहा है, रिमूव करनी थी रिंग फिंगर, लेकिन थंब रिमूव कर दिया गलत आइडेंटिफिकेशन की वजह से। ये सब नेग्लिजेंस का पार्ट है और ये कॉमन एरर्स जो हैं वो लीड करते हैं नेग्लिजेंस को, नेग्लिजेंस जो है वो मेजर डैमेज की तरफ लेके जाती है। इसी तरह फेलियर टू एक्सरे फ्रैक्शन, ठीक है, अगर एक्सरे प्रॉपर नहीं होता और वो मशीन टूट जाती है या वो डैमेज कराती है, वो फेलियर होना ये भी नेग्लिजेंस का पार्ट है। और हम क्या है रिवर्स होके क्लॉकवाइज हम वापस अपनी जगह पे आ गए। असोल्ट और बैटरी क्या है, मुझे बताओ कि कॉमन एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि नेग्लिजेंस को क्रिएट करेंगे। कॉमन एरर्स ऐसे क्या हैं, आइडेंटिफाई करो, ऐसे कौन से कॉमन एरर्स होंगे। जी कॉमन एरर्स कौन से होंगे ऐसे। अच्छा असॉल्ट और बैटरी पे जाते हैं। असॉल्ट इज अ थ्रेट, हमने अभी देखा है कुछ दिन पहले लेक्चर्स के अंदर। असॉल्ट क्या है, असॉल्ट इज अ थ्रेट टू अ पर्सन, किसी भी पर्सन को थ्रेट करना, द विलफुल अटेम्प्ट टू हार्म समवन, अगर सोच समझ के किसी को जानबूझ के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इट इज अ वर्बल थ्रेटनिंग, ठीक है, ये वर्बल थ्रेट में आता है। बैटरी इज द अनलॉफुल टचिंग ऑफ द पर्सन, किसी को सोच समझ के वर्बली जब आप थ्रेट करोगे तुझे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो असॉल्ट है यानी कि वर्बल थ्रेट आ गया। लेकिन बैटरी में लॉफुल टच करते हो किसी भी पर्सन को विदाउट कंसेंट, बगैर उसकी मर्जी के एंड जस्टिफिकेशन, बगैर किसी मर्जी के और बगैर किसी सॉलिड रीजन के, बगैर किसी वजह के, तो ये क्या है, ये बैटरी है। इन मेडिकल लीगल केसेस इट occurs when procedures are performed without consent of patient। मेडिकल लीगल केसेस किस तरह से बनते हैं, ये तब अराइज होता है जब कोई भी प्रोसीजर किया जाए बगैर किसी पेशेंट की कंसेंट की। प्रोसीजर हो गया यानी कि विलफुल टच किया गया और उसको बैटरी में वो कन्वर्ट हो गया और पेशेंट का प्रोसीजर कर दिया बगैर उसके परमिशन लिए। सिविल और कॉमन लॉ इश्यूज क्या होते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में, ये हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, इंटेंशनल टॉर्ट है, अनइंटेंशनल टॉर्ट है, नेग्लिजेंस है, मेल प्रैक्टिस है, कंसर्न है, इनफॉर्म कंसर्न है, मेल प्रैक्टिस है और इंश्योरेंस है और अबांडनमेंट है और असाइनमेंट इश्यूज आ जाते हैं। एजिंग पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज एजिंग, पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बूढ़ी हो रही है, बढ़ती जा रही है, एज बढ़ रही है। ग्रोइंग कंसर्न्स रिगार्डिंग द यूनिक नीड्स ऑफ द एल्डरली, अब जैसे जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है कि बुजुर्ग की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, उसकी वजह से उनकी जो यूनिक नीड्स हैं एल्डरली की, उसका भी कंसर्न उसकी भी उसके जो कंसर्न्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें है जीरोनो जीरोनटोलॉजिकल नर्सिंग है। अच्छा ये बेसिकली जेरिएट्री की बात हो रही है, जीरोनटोलॉजिकल नर्सिंग बेसिकली जेरिएट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड बात हो रही है। जेरिएट्रिक नर्सिंग क्या है, जो ओल्ड एज को ओल्ड होम्स को ओल्ड लोगों को दी जाती है। इसमें आ जाता है इज द स्पेसिफिक ऑफ नर्सिंग, इसमें क्या है, पर्टेनिंग टू ओल्डर अडल्ट, जो कि ओल्ड हाउस वगैरह में, ओल्ड होम्स वगैरह में जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो है। इसमें क्या है, नर्सिस जो है वर्क इन कोलैबोरेशन विद ओल्डर अडल्ट हैं, देयर फैमिलीज हैं एंड कम्युनिटीज टू सपोर्ट हेल्थी एजिंग, मैक्सिमम फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसके
अब आप इसकी एक सिंपल लॉजिक है, इसकी एक सिंपल रीजनिंग है कि जैसे कि हम अब एक घर में जो है वो एक घर जैसे कि पुराने दौर में फैमिलीज जो हैं वो 7-7 8-8 बच्चे हुआ करते थे, ठीक है। अब वो इतने ज़्यादा बच्चे होने की वजह से क्या था कि अब वक्त के साथ साथ जब एजिंग प्रोसेस हुआ तो वो अब उनकी जब लेकिन जो 7 से 8 एक घर के फैमिली मेम्बर्स थे, लेकिन उन्होंने बच्चे कितने किए, सिर्फ 2 या 3, 2-2, हार्डली 2-2 3-3, बहुत जोर मारो तो 3 बच्चे, ठीक है। अब एक 8-10 कुंबा जो था 8-10 लोगों का, उनके आगे से बच्चे सिर्फ 2-2 3-3 हुए। तो उस तरह से एक खानदान के डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए और जो इंडिपेंडेंट है वो कम हो गए। तो वो फिर अगर अगर हम जो वो देखें, अगर हम फैमिली वाइज देखें तो जो शजर है जहाँ से वो जो ट्री है, फैमिली ट्री है, वहाँ से अगर हम सिस्टम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जो फैमिली है वो कम होती जाएगी, जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, तो डिपेंडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट्स कम हो जाएंगे। अच्छा, टेररिस्ट और बायो टेररिज्म जो डिज़ास्टर नर्सिंग है उसमें क्या है, जैसे 9/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था, हैव हाइटेंड अटेंशन है टू द ग्रोइंग थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है। नर्सिस नीड टू बी अवेयर टू द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म एंड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है। नर्सिस को इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए और वेल अवेयर होना चाहिए। ज़्यादातर ये थ्रेट जो फोबिया हुआ था वो 9/11 के बाद हुआ था। ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ, इसने ट्रेंड्स जो हेल्थ केयर सिस्टम में आए थे इसने इंक्रीज कर दिया था कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर को, चेंज कर दिया था इन फेडरल एंड स्टेट रेगुलेशंस में। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स जो है उसके अंदर चेंजेस आए। नर्सेज वर्किंग बियॉन्ड रिटायरमेंट एज, नर्सेज काम करती रही हैं या करती हैं। एजुकेशन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डेमोग्राफिक्स, ठीक है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेशेंट केयर है। एम्ब्रेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है। एडवांसमेंट इन द कम्युनिकेशन है एंड टेक्नोलॉजी है। एडवांसेस इन नर्सिंग एंड साइंस रिसर्चेज है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही है, तो आप लोग अटेंडेंस लगवा लो अपनी।